चलो लिखो। आज हम लोग करेंगे बेटा कंसेप्ट नंबर 16। हेडिंग बनाओ। आज करेंगे कंसेप्ट नंबर 16। कंसेप्ट नंबर 16 लिखो इसमें। एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसी को दूसरे नाम से हम लोग लिखते हैं डेटर्स कलेक्शन पीरियड। डेटर्स कलेक्शन पीरियड, या इसी को हम लोग बोलते हैं डेटर्स वेलोसिटी। डेटर्स कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड और डेटर्स वेलोसिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डेटर्स वेलोसिटी लिखिए। लिखिए डेटर्स कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू डेटर्स कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू डेटर डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल। डेटर्स के पास ब्रैकेट में लिखिएगा एवरेज। कल पढ़ाया था, अगर हमें एवरेज इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो एवरेज ही यूज करते हैं। एवरेज डेटर अपॉन एवरेज क्रेडिट सेल। आगे लिखिए नेक्स्ट। और डेटर कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट सेल फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय थ्री 365 days, 52 weeks, 12 months। डेली जहां लिखा है यहीं पे मंथली भी कर सकते हैं। ये छोड़ो, चलो ऐसे लिखो। यहां पे ज्यादातर यूज होगा ये 365 डेज वाला। एक और लिखिए फिर मैं एक्सप्लेन करूं। और लिखो एवरेज डेटर, नहीं ऐसे लिखिए 365 डेज, 52 वीक्स, 12 months डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो, इसी के नीचे लिखिएगा वेयर डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू where debtor turnover ratio equals to average debtor divided by total credit sale
फॉर द ईयर, टोटल क्रेडिट सेल फॉर द ईयर। और ऊपर जो मैं लिखवा रहा था, जहाँ डेली लिखा था, यहीं पे नीचे लिख दीजिएगा, ये मंथली भी हो सकता है, ये वीकली भी हो सकता है। डेली, मंथली, वीकली भी हो सकता है ये। हो गया? चलो अब बेटा आगे लिखिए, इसी के ठीक बाद लिखिए अगला। चलो ये मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जरा मुझे बताओ, कल वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टर्नओवर रेशियो। कौन सा रेशियो? अब ये बताओ, ये रहा, मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। ये देखो, ये था टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो में हमने इतने सारे पढ़े थे, कैपिटल टर्नओवर, एसेट टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर, करंट एसेट टर्नओवर, इतने। बताओ इन सब का न्यूमरेटर क्या था? टर्नओवर। न्यूमरेटर क्या था? कैपिटल टर्नओवर कर रहे थे तो डिनोमिनेटर हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट करोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? टोटल एसेट। फिक्स्ड एसेट करोगे तो फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट करोगे तो करंट एसेट। अब आखिरी में बारी आई थी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की, ये हम लोगों ने नहीं किया था, तो यहीं से आज मैंने शुरुआत करी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की। तो ये देखो बेटा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में तीन हमें करने थे, एक डेटर टर्नओवर, एक स्टॉक टर्नओवर, और एक करना था क्रेडिटर टर्नओवर। तीन करने थे। तो अब ये देखो, आज मैंने आपको लिखवाया आखिरी में, डेटर टर्नओवर रेशियो होता है एवरेज डेटर अपॉन क्रेडिट सेल। क्या होगा? एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल, ये होगा डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है। और 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 यहां से हम लोगों ने कैलकुलेट किया डेटर कलेक्शन पीरियड। डेटर कलेक्शन पीरियड क्या होता है? एवरेज डेटर अपॉन डेली क्रेडिट सेल। अब ये क्या चीज है, मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। देखो जरा, देखो पहले तो ये बताओ सब लोग, टर्नओवर रेशियो में, खूब ध्यान से सुनना, यहीं से पढ़ते हैं। बताओ, कोई सा भी हम लोग टर्नओवर रेशियो निकालें, न्यूमरेटर में क्या होगा? टर्नओवर। कैपिटल टर्नओवर के लिए टर्नओवर का मतलब सेल या सीओजीएस, इसके लिए सेल या सीओजीएस, इसके लिए सेल या सीओजीएस, यहां के लिए, लेकिन इनके लिए अलग है। डेटर का टर्नओवर किस पे होता है? क्रेडिट सेल पे। किस पे? क्रेडिट सेल पे। डेटर का टर्नओवर होता है क्रेडिट सेल पे। ध्यान से सुनना बेटा। स्टॉक टर्नओवर किस पे होता है? सीओजीएस पे। और क्रेडिटर का टर्नओवर किस पे होता है? क्रेडिट परचेज पे। तो अगर मुझसे कहा जाए, खूब ध्यान से सब लोग सुनेंगे, मुझसे कहा जाए डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला बताओ, तो हम कहेंगे क्रेडिट सेल, इसके लिए टर्नओवर यही हुआ ना, अपॉन लिखेंगे एवरेज डेटर। मुझसे कहा जाए स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला बताओ, ध्यान से सुनना बेटा, तब समझ में आएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा, ये हो जाएगा COGS डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। फिर बेटा अगर हमसे कहा जाए क्रेडिटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिटर, ऐसे लिखेंगे। अब 2 मिनट अपना दिमाग लगाओ, सोचो, बताओ सेल ज्यादा होगी या डेटर? सेल ज्यादा होगी, तो 10 की सेल है, 2 का डेटर है, तो ये आंसर 5 टाइम्स आएगा। यहां बताओ सीओजीएस ज्यादा होगा या स्टॉक? सीओजीएस साल भर का होता है, मान लो ये 20 है, ये 5 है, तो ये 4 आएगा। फिर देखो बेटा आगे, आगे क्रेडिटर निकालना है, तो परचेज ज्यादा होगी या एवरेज क्रेडिटर? परचेज ज्यादा होगी, तो ये मान लो 50 की है, ये 10 का है, तो ये 5 निकल के आएगा। तो देखो, जब हमें डेटर टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालना होता है, तो हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। पहला तो ये तरीका है, क्या? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, और क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिटर। बोलो पहले इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक ठीक है? अच्छा, तो बेटा अभी जो मैंने लिखवाया उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसी के नीचे लिखो जरा,
तब मैं बताता हूँ, लिखो कंसेप्ट 17 सॉरी, कंसेप्ट 17, इसमें लिखिए क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, लिखिए क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर एवरेज क्रेडिटर, यहां लिखो, इससे आंसर आएगा नंबर ऑफ टाइम्स में। फिर लिखो इसी के नीचे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ये हो जाएगा एवरेज क्रेडिटर अपॉन क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज, 12 मंथ्स, 52 वीक। इससे आंसर आएगा हम लोग का डेज, वीक्स या मंथ में। देखिए यहां पे इससे आंसर आएगा डेज में, मंथ्स में या वीक्स में। और इसी के ठीक नीचे लिखेंगे क्रेडिटर, इसी के ठीक नीचे लिखेंगे क्रेडिटर क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 365 डिवाइडेड बाई 365 days, 12 months, 52 weeks divided by creditor turnover ratio, creditor turnover ratio। एक बेटा और लिख लो स्टॉक वाला, फिर तीनों एक साथ बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। लिखो इसी के नीचे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, अगला कंसेप्ट होगा, कौन सा होगा? 18। लिखो कंसेप्ट नंबर 18, इसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ देना। कंसेप्ट नंबर 18, कंसेप्ट नंबर 18, इसमें लिखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला लिखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू
COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। इससे आंसर आएगा नंबर ऑफ टाइम्स में। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अगर हमें निकालना है मंथ में, डेज में, वीक्स में, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय COGS मल्टीप्लाइड बाय 365 days days 52 weeks और 12 months। हो गया। चलो अब ये तीन चीज समझना है। आइए अब एकदम ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, और आज अब इसके हम लोग क्वेश्चंस भी शुरू कर देंगे इसी टॉपिक के ठीक बाद। सामने देखो, अब देखो बेटा मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सामने देखिएगा। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डेटर टर्नओवर के बारे में। देखो इधर, ये यहीं लिखवाता हूं मैं, देखो डेटर टर्नओवर। देखो बेटा, अगर निकालना है डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तीनों एक साथ बता रहा हूं आपको। अगर ये हमें निकालने हैं तीनों, तो ये तीनों हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक नंबर ऑफ टाइम्स में, किसमें? नंबर ऑफ टाइम्स में। जब नंबर ऑफ टाइम्स में निकालोगे तो न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। कौन बड़ा होगा? अब बताओ, डेटर टर्नओवर निकालना है तो इसमें दो चीज आएगी, एक क्रेडिट सेल और एवरेज डेटर। अपना दिमाग लगाओ, सोचो कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा? एवरेज डेटर और क्रेडिट सेल में क्रेडिट सेल। तो न्यूमरेटर में क्या आएगी? क्रेडिट सेल। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एवरेज डेटर। ठीक है, दोबारा ये लॉजिक है, अभी रटा रहा हूं, समझा नहीं रहा। अगर मुझे निकालना है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, बोलो अब क्या होगा? न्यूमरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा। बताओ, क्रेडिट परचेज ज्यादा होगी या क्रेडिटर? तो क्रेडिट परचेज न्यूमरेटर बनेगी, एवरेज क्रेडिटर बनेंगे डिनोमिनेटर। स्टॉक टर्नओवर निकालना है नंबर ऑफ टाइम्स में, बोलो कौन, क्या लिखोगे? COGS। नीचे क्या लिखोगे? जब इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं तो आंसर किस में आता है? नंबर ऑफ टाइम्स में। किसमें? फिर बेटा देखो, अब यही अगर हमें निकालना हो, इसमें आंसर आया नंबर ऑफ टाइम्स में। नंबर ऑफ टाइम्स में, ये तो एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा, यही तीनों हम लोग निकालते हैं डेज में, वीक्स में या मंथ्स में, जैसी जरूरत पड़ जाए। तो कैसे निकालते हैं? देख, ठीक है, डेज में, वीक्स में, मंथ्स में निकालते हैं, तब कैसे निकालेंगे? तो देखो, जो फॉर्मूला ये है उसी का उल्टा कर दो। न्यूमरेटर को क्या बना दें? डिनोमिनेटर को। तो ये देखो, यहां क्या बना? एवरेज डेटर अपॉन क्रेडिट सेल। यहां क्या बना? एवरेज क्रेडिटर अपॉन क्रेडिट परचेज। यहां क्या बना? एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाई। अब अगर क्वेश्चन मंथ की बात कर रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई करो, डेज की बात कर रहा है तो 365 या 60 से मल्टीप्लाई करो। एक साल में कितने दिन होते हैं? और लीप ईयर में 366। ये तो छोटे बच्चे को भी पता है। तो हम लोग क्या करते हैं? 360 से अपना आंसर निकालते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। जब क्वेश्चन में कहेगा कि 360 से लगाओ तो 360 से करेंगे, अदरवाइज 365। मतलब वो क्वेश्चन में दिया होगा आपको, क्योंकि कौन सा बैलेंस शीट टैली करानी है भाई, एक यहां से कुछ कंसेप्ट निकालना है ना कि, तो ये है। अब यहां ऐसे इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो मंथ्स में आएगा, 365 से तो डेज में आएगा, 52 से तो वीक्स में आएगा।
12 365 और वीक्स। बोलो पहले, रट गया ये? अभी समझाया नहीं मैंने, रटा दिया खाली। ठीक है। अब बेटा अच्छा, अब यही देखो जरा, अब इसको जरा चलो अब एक एक मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे जरा। बताओ पहला फॉर्मूला समझते हैं सब बच्चे। देखो जैसे मान लो बेटा 1 लाख की मैंने क्रेडिट सेल करी, कितने की? अच्छा ये देखो यहां से समझना। बताओ मुझे, साल में महीने होते हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये होते हैं। अब ये बताओ, मैंने मान लो 12 लाख की सेल करी, मान लो 1 लाख रुपए महीना, 12 लाख की सेल करी, और मैं 1 महीने का क्रेडिट पीरियड देता हूं, कितने दिन का? तो ये बताओ अप्रैल वाली सेल का पैसा कब मिलेगा? मई में? मई वाला? जून वाला? जुलाई वाला? ऐसे करते करते मार्च वाला कब मिलेगा? अगले साल मिलेगा। मार्च वाला कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर। तो ये बताओ आखिरी में 1 महीने का ही तो बकायेदार रहेंगे। साल भर में 12 लाख की सेल है, और मान लेते हैं हमारा सीजनल बिजनेस नहीं है, रोज ही माल बिकता है, तो 1 लाख की मंथली सेल हुई। तो अगर डिवाइड कर दें तो ये बेटा 12 निकल के आया, ये 12 आया। अब 12 का मतलब समझो क्या है, तो 12 को बोलेंगे 12 टाइम्स। क्या बोलोगे? 12 का मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब हुआ, क्या मैं 12 को बेटा 12/1 लिख सकता हूं? इसका मतलब हमारे पास जितने के डेटर हैं उसका 12 गुना बेच दिया है। क्या मतलब हुआ? हमारे पास जितने के डेटर हैं उसका 12 टाइम्स हम क्रेडिट सेल कर चुके हैं, तभी तो डेटर का टर्नओवर हुआ। डेटर के टर्नओवर का मतलब क्या हुआ? देखो इधर, अप्रैल में बेचा, मई में वसूल लिया, हो गया टर्नओवर। मई में माल बेचा, जून में वसूल लिया, जून वाला जुलाई में, जुलाई वाला अगस्त में, एंड सो ऑन। यही आखिरी वाला फंसा है। तो यही क्या हो गया? डेटर टर्नओवर। बोलो समझ में आई बात? अब चाहे आप ऐसे समझो, जितने के डेटर हैं उसका 12 गुना बेच दिया है, या बेटा इसी को आप ऐसे समझो, इसी को आप ऐसे समझो, इसी को ऐसे कि जितने का सेल किया उसका 1/12 ही पैसा मार्केट में फंसा है। हमने कितने की सेल करी साल भर में? 12 की। और कितने पैसे फंसे हैं मार्केट में? वो 1 लाख। तो जितना बेचा उसका 1/12 ही तो रुका हुआ है मार्केट में, बाकी वसूल लिया। समझ में? अच्छा अब यहां दिमाग लगाओ। अब ऐसे, अब तो समझ जाओगे। बताओ, मैंने परचेज करी क्रेडिटर से 12 लाख की, वही डेटा ले लेता हूं, इजी रहेगा। अब आखिरी में 1 लाख, चलो 2 लाख का फंसा है, कितने का? 2 लाख का। अब मान लो जिससे मैं माल खरीदता हूं वो हमें 2 महीने का उधार देता है बेटा, कितने महीने का? लगाओ दिमाग, बताओ। अब बताओ अप्रैल में जो माल खरीद के आएगा, अप्रैल में पेमेंट नहीं जानी, मई में नहीं जानी, कब जाएगी? फिर जून वाली अगस्त में, ऐसे आखिरी में 2 महीने का फंसेगा, 2 महीने का फंसेगा। ठीक है। तो अब ऐसे 12/2 करेंगे, दिस इज 6। अब इसका मतलब क्या हुआ? 6/1। 6/1 का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 रुपए का बकाया है तो हम 6 की परचेज करके पेमेंट करवा चुके हैं, उसका 6 गुना, यही तो मतलब हुआ। या जितने की परचेज करी उसका 1/6 खाली बचा है, बाकी हमने पेमेंट कर दी, उतने क्रेडिटर का टर्नओवर हो गया। बोलो क्लियर हो रहा है? ऐसे यहां आओ, जैसे हमारे पास 12 लाख का स्टॉक पड़ा है, 12 लाख का सीओजीएस है। सीओजीएस कैसे आता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, एक और फॉर्मूला बताएगा, जीपी, सेल माइनस जीपी। ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, 12 लाख का, और यहां मान लो हमारे पास बचा है 3 लाख का स्टॉक। तो इसका मतलब हम 3 महीने का स्टॉक अपने पास रखते हैं, हम 3 महीने का स्टॉक अपने पास रखते हैं। जरा बताओ, कल भी ये बात शुरू की थी हम लोगों ने, खत्म नहीं हो पाई थी। बताओ स्टॉक क्या होता है? आपने बचपन से आज तक पढ़ा है, जो बच जाता है माल, वही क्या है? अकाउंट्स में कैसे पढ़ा था, याद करो। हम जो माल खरीद के बेचते हैं उसको बोलते हैं गुड्स, याद आया? इसकी अकाउंटिंग करने के 5 अकाउंट होते हैं। खरीदा तो परचेज अकाउंट होता था, बेच दिया, जो खरीदा था वापस कर दिया, जो बेचा था वापस आ गया, जो 31 मार्च को दुकान में है, बचपन में ये पढ़ा था कि वो बच गया, आज का क्लोजिंग कल का। ठीक है। लेकिन हमारा एफएम क्या कहता है बेटा? एफएम कहता है स्टॉक बचता नहीं, बचाया जाता है। क्या बोला? स्टॉक बचता नहीं, क्या होता है? बचाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? मुझको बताओ बेटा। तमाम सारी कार के बारे में आप सुनते होंगे, इनका मॉडल वेटिंग चल रहा है,
सुनते हो ना, कोई एक मॉडल हिट हुआ तुरंत तो लग गया वेटिंग में। अच्छा, अगर मान लो कार फॉरेन से बन के आनी है तो समझ में आता है, चलो जब हम ऑर्डर देंगे तब वो बनाएंगे, महंगी कार होगी, शिपिंग होगी, आने वाने में टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन लोकल कार अगर अपनी मारुति कंपनी की कार मान लो वेटिंग पे चल रही है तो सोचने वाली बात है। अब अपना दिमाग लगाओ, सोचो, बताओ, कोई नहीं चाहता कि उसकी कार वेटिंग पे लगे, उसमें कई सारी स्ट्रेटजी होती है। हम लोग स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहे हैं, कई बार ये लोग जानबूझ के रोक के देते हैं जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाए, समझे। लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि वाकई में ये बेचना चाहते हैं, तो कोई क्यों वेटिंग लगाता है, इनको मटेरियल ही नहीं मिल पाता। क्या नहीं मिल पाता? मटेरियल। बताओ, सारी कार आजकल कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, उसके लिए कंप्यूटराइज्ड चिप की जरूरत है, उसके प्रोवाइडर्स बहुत कम हैं और कार बनाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, हर कार में वो लगना है, लोहा वोहा तो लगा के सब फिट कर रखा है, वही नहीं है, बिना उसके चलेगी ही नहीं, तो जब आएगा तो जाएगा। समझ आई बात? तो अब बताओ, अगर कंपनी ऐसे करे 3 महीने का स्टॉक, वो 3 महीने की कार जितनी बिकी उतना स्टॉक में रखे, तो सेल डिस्टर्ब नहीं होगी? बोलो, नहीं डिस्टर्ब होगी ना। तो क्लोजिंग स्टॉक इसलिए भी रखा जाता है। बात समझ में आई? अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो कि अगर हम 12 लाख की, सॉरी, अगर हम 12 लाख की सेल करते हैं तो 3 महीने का स्टॉक 3 महीने की सेल भर का तो अपने गोदाम में पड़ा रहता है। बोलो, समझ में ना? 3 महीने का स्टॉक ये पड़ा रहता है। तो अब स्टॉक टर्नओवर क्या हुआ, देखो कि जितने की, इसका मतलब क्या हुआ, 4/1। जितना हम स्टॉक में रखते हैं उसका 4 गुना हम लोग क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, या जितना बेचा उसका 1/4 कहाँ रहता है, स्टॉक में रहता है। मुझको बताओ पहले, ये समझ में? तो ये हमने टर्नओवर रेशियो निकाला किसमें, नंबर ऑफ टाइम्स में, किसमें? चलो फॉर्मूला बताओ, डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला फटाफट। क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर, एवरेज डेटर का फॉर्मूला बताओ। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। चलो अब बताओ एवरेज स्टॉक का फटाफट, अपॉन एवरेज, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। चलो एवरेज क्रेडिटर का बताओ, क्रेडिटर टर्नओवर, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया। मुझको बताओ इससे आंसर किस में आएगा, नंबर ऑफ टाइम्स में। देखो इधर पढ़ो बेटा, पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट करना, सबसे ज़्यादा यही मिलता है। आज 2-3 क्वेश्चन करेंगे उसमें यही है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, 12 का मतलब 1/12, इसका मतलब क्या था, जितने का हमारे पास डेटर हैं, जितने के हमारे पास डेटर हैं उसका 12 गुना हम लोग क्या कर चुके हैं, बेच चुके हैं, यही तो मतलब हुआ। तो ये तो टाइम्स में आ रहा है, जितने के क्रेडिटर हैं उसका 6 गुना हम क्या कर चुके हैं, परचेज कर चुके हैं, जितने का स्टॉक पड़ा है उसका 4 गुना हम लोग क्या कर चुके हैं, बेच चुके हैं। अब अगर इसको हम डेज में निकालना चाहें, मंथ्स में या वीक्स में निकालना चाहें तो ऐसे नहीं होगा, यूनिटरी मेथड। देखो इधर यूनिटरी मेथड हम ऐसे करें, मुझे बता दो यहीं पे एक बार फिर से, उसका डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला जल्दी से, डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला जल्दी से, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। क्रेडिट सेल कितने भर की थी, कितने दिन की थी, साल भर की, कितने दिन की थी, ये 12 लाख और ये शायद 1 लाख ऐसे कुछ लिखा था, ठीक है। अब देखो इसी को हम ऐसे नहीं बोल सकते, समझना बेटा, कि सब लोग समझना, 12 लाख का बेटा, जैसे मान लो मुझे डेज में निकालना है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते 12 लाख का माल बेचा 365 दिन में, तो एक दिन में 365, ठीक है। या इसी को और दूसरे तरीके से बताता हूं, जैसे फॉर्मूला है वैसे निकाल देता हूं। ये देखो ऐसे, हम ऐसे कहें हमारे पास 12 लाख का हम सामान बेचते हैं 365 दिन में, तो 1 रुपए का सामान बिकेगा 365/12। तो अगर हमारे पास 1 लाख के डेटर हैं तो 365/12 इंटू 1। तो ये पता चल गया ना, ये जो डेटर हैं ये कितने महीने की सेल के बराबर है। बोलो समझ में? ठीक है। अब आंसर किस में आएगा, डेज में, किस में आएगा। और इसी को हम ऐसे कर ले बेटा, इसी को ऐसे कर ले, 12 लाख का माल बेचा 12 महीने में, तो 1 रुपए का 12 मंथ डिवाइडेड बाई 12 लाख, तो 1 लाख का 12 मंथ डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 1 लाख। तो ये 1 मंथ निकल के आ जाएगा कि हमारे जो डेटर हैं वो कितने दिन के हैं, 1 महीने के हैं। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये देखो, जब हमें, अब ये देखो, ये आपको ऐसे पढ़ाया था, समझना सब बच्चे देखो।
अगर हमें डेटर टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर निकालना हो डेज में, मंथ में, वीक्स में, कैसे पता चलेगा? सवाल पढ़ के पता चल जाएगा ना। मंथ में होगा मंथ में निकालेंगे, डेज में होगा डेज में निकालेंगे, जिसमें कहेगा। तो अब ऐसे करेंगे, इसी को उल्टा कर दो। मैंने इसका लॉजिक यहाँ बता दिया, उल्टा ऐसे ही तो हुआ ना। बताओ ये 12 महीना क्या था, सॉरी ये 1 लाख क्या था, एवरेज डेटर क्या था, ये 12 लाख क्या था, क्रेडिट सेल था ना। और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 महीने से, क्योंकि महीने में आंसर निकालना था। वीक्स में निकालना होता किससे करते, 52 से। तो अब इसी को रटा रहा हूं ऐसे, इसी को आप रिवर्स कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, इन तीनों का कर दिया। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किस में आएगा, मंथ्स में। 365 से किया डेज में, और 52 से किया तो। बताओ यहां तक ठीक है। अब एक लास्ट बेटा, बस ये आखिरी बार और समझना है, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो अब बताओ, ये वाला फॉर्मूला क्या बना था, ये देखो यहां जो मैंने एक्सप्लेन किया था, बस इसी से आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखो ये, अब ये बताओ, हमने ये निकाला था बेटा, ये आया था 12 मंथ अपॉन 12 लाख इंटू 1 लाख, ये आया था। ये आया था। मुझको बताओ, क्या मैं मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ, 12 मंथ डिवाइडेड बाई, पूरा फोकस करना, 12 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख। मैथ्स में क्या पढ़ा है, जब एक नंबर एक फ्रैक्शन से डिवाइड होती है तो नंबर एज इट इज रहेगी, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये देखो, इसको चाहे 12 महीना लिखो, चाहे 365 दिन लिखो, चाहे 52 वीक्स लिखो, और नीचे ये क्या लिखा है, ये क्या है, क्रेडिट सेल, ये 12 लाख क्या है, और ये क्या है। तो बेटा यही तो डेटर टर्नओवर का पहला फॉर्मूला पढ़ा था। रिलेट हो रहा है कि नहीं, यही तो पहला फॉर्मूला पढ़ा था। तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका एक फॉर्मूला ऐसे बन गया, 365 डेज 12 मंथ 52 वीक डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। एक बार और बताऊं कि समझ में आ गया? चलो बोलो जल्दी से, क्रेडिटर वाले में बताओ, क्रेडिटर टर्नओवर का फॉर्मूला फटाफट बोलो। क्रेडिटर टर्नओवर का फॉर्मूला न्यूमरेटर में क्या आएगा, क्रेडिट परचेज, डिनोमिनेटर में एवरेज डेटर। इससे आंसर किस में आएगा, नंबर ऑफ टाइम्स में। क्वेश्चन में अगर मंथ मंथ की बात कर रहा है, ठीक है। अब कैसे होगा, मैंने क्या बताया था, इसका उल्टा कर दो, एवरेज डेटर, नीचे क्या आएगा, क्रेडिट परचेज, किससे मल्टीप्लाई होगा, 12 से। अब मैंने क्या कहा, मैथमेटिकली इसी को ऐसे लिख सकते हैं, 12 अपॉन एवरेज डेटर और अपॉन क्रेडिट परचेज। बोलो, तो ये 12 अपने आप रहा, ये जो चीज है ये यही तो है, ये जो चीज है बेटा हम लोगों का, उल्टा लिख दिया मैंने। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज डेटर, तभी तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा ना, रेसिप्रोकल तभी होगा ना। अब बताओ, ये जो लिखा है ये पहला वाला फॉर्मूला नहीं है डेटर टर्नओवर रेशियो का, समझ में आया कि नहीं आया? स्टॉक वाला खुद से बताओ, चलो बताओ, स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला सब बच्चे बोलो, COGS अपॉन एवरेज। इससे आंसर किस में आएगा, नंबर ऑफ टाइम्स में। अब बताओ फिर से, मुझे चाहिए वीक्स में, बोलो, एवरेज स्टॉक COGS इंटू 52 वीक्स, यही होगा। अब बताओ इसी को मैं कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं मैथमेटिकली, 52 वीक्स मुझे याद है, यहां क्या लिखे, COGS, यहां क्या लिखे, एवरेज स्टॉक। तो बेटा अब ये 52 वीक्स तो ऐसे ही रहा, इसको हम क्या लिखते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये है लॉजिक, समझ आ गया? अच्छा अब सवाल आता है, सर एग्जाम में पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, दोनों से निकाल देना। अरे ये देखो, यही न्यूमरेटर यही डिनोमिनेटर यहाँ भी चाहिए यहाँ भी चाहिए। साल भर में 52 वीक होते हैं निश्चित है, 365 दिन होते हैं निश्चित है, 12 महीने होते हैं निश्चित है, जिसमें क्वेश्चन होगा उसमें निकाल देना। बोलो क्लियर हुआ? चलो तो बेटा अब इसको एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल करवाऊंगा, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे अपनी बुक का। चलो फटाफट एक एग्जाम्पल, कहाँ बेटा, 16 आज ही जो लिखा है,
हाँ पहला वाला ना, नहीं ठीक है बेटा। अरे वो ठीक, हाँ ठीक है। तो यहाँ ऐसे लिख दो ना, मंथ्स में वीक्स में, तब तो सही हो जाएगा। इंटू कर लो 365, 12 और 52। ठीक है, हो गया। अच्छा एक बार और दिमाग लगाओगे तो काफ़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगे। एक आखिरी बार जो जरा वो बताओ, डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला जल्दी से फटाफट। क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर, ठीक है, एवरेज डेटर। अच्छा दूसरा वाला क्या था बेटा? एवरेज डेटर अपॉन क्रेडिट सेल। मंथ में आंसर निकालना चाहते हैं तो अब ये बताओ, ये जो मंथ में निकल के आएगा ये क्रेडिट पीरियड होगा ना? रिलेट हो रहा है कि नहीं? जो निकल के आएगा वो क्या होगा? क्रेडिट पीरियड होगा, या इसी को बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या बोलते हैं? तो मैंने यहाँ पे शुरुआत करी एवरेज कलेक्शन पीरियड से, मैंने वो निकलवाया है, यहाँ पे निकाला है एवरेज कलेक्शन पीरियड। खैर चलो अभी क्वेश्चन से समझ में आएगा। चलिए आइए एक क्वेश्चन करते हैं, फटाफट देखिए सब लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। चलो ये रहा सामने, देखो देखो। अब ये देखो क्या लिखा है, पढ़िए। पहले देखो निकालना क्या है, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब बोलो सब लोग, एवरेज स्टॉक। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब निकालना है। तो ये यही तो आता है ना न्यूमरेटर में कभी, डिनोमिनेटर में कभी। आगे परचेज निकालनी है, किस फॉर्मूले से आएगी? परचेज का मतलब क्रेडिट परचेज। परचेज का मतलब किससे आएगी? क्रेडिटर टर्नओवर से। फिर नहीं, ये किससे आएगा? स्टॉक टर्नओवर से। अरे किससे आएगा? ये वाला क्रेडिटर टर्नओवर, ये वाला डेटर टर्नओवर। अरे डेटर किस फॉर्मूले में आता है? डेटर टर्नओवर में। फिर निकालना है एवरेज क्रेडिटर, पेमेंट पीरियड, कलेक्शन पीरियड, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, इतनी चीजें निकालनी है। ठीक है, अब आइए देखिए दिया क्या क्या है, पढ़िए शुरुआत से एकदम। लिखा है द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द एंड फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ एम लिमिटेड रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च। क्या क्या? सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स दिया हुआ है। बोलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है? क्या फॉर्मूला लगा होगा? COGS अपॉन, यही होता 2 महीना होता, तब क्या लगता? एवरेज डेटर अपॉन COGS इनटू 12 मंथ। ठीक है, तो जैसे ही हमें टाइम्स दिखा हमें समझ में आ गया फॉर्मूला क्या लगाना है। लिखो फटाफट। अब हम लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री।
अब देखो इधर क्या दिया है, पढ़िए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है। तो यहां लिखा 6, और ये हो गया हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, बेटा सामने देखो, निकालना तो एवरेज इन्वेंट्री है। कहीं से अगर अपने लोग को सीओजीएस मिल जाए तो बात बन जाए। सीओजीएस का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, या सेल माइनस। आओ देखते हैं क्या है अपने पास। ये देखो टोटल सेल है 30 लाख की, और जीपी रेशियो ऊपर लिखा है 25% का। हो गया काम। चलो अब यहां लिखो जरा, सेल माइनस जीपी। तो 6 बराबर सेल दे रखी है 30 लाख की, माइनस जीपी दिया है 25%। कितना आ जाएगा इसका 25%? 7,50,000। और अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। फॉर्मूले आते रहे तो एकदम इजी लगता है ये, पूरा मैथमेटिक्स है। 22,50,000 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिवाइडेड बाई 6 कितना बेटा? 3,75,000। पहला आंसर आ गया। आगे पढ़ते हैं। चलो दूसरा पढ़ो क्या लिखा है। पहला हो गया। अब यहाँ हम लोग को दे रखा है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स। चलो फॉर्मूला बताओ। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो क्या होगा? क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिटर। बेटा ये दे रखा है 10 टाइम्स। अब अपने लोग को चाहिए क्रेडिट परचेज। अगर मिल जाए तो एवरेज क्रेडिटर निकाल लेंगे। पढ़ते हैं आइए। क्रेडिट परचेज चाहिए, तो क्रेडिट परचेज हम लोग को चाहिए, तो आइए निकाल लेते हैं। क्रेडिट परचेज तो आ ही जाएगी। इधर देखो, सीओजीएस क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। और कैश परचेज दिया है, सीओजीएस से पहले निकाल लेते हैं परचेज, उसमें से माइनस कर दो कैश परचेज, क्या बचेगी? चलिए शुरू करिए। तो हम लोग यहां लिखते हैं, इसी के नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना, COGS बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं तो ऐसे लिख दिया। COGS ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 22,50,000। 22,50,000 हम निकाल चुके हैं। तो बचा परचेज, ये छोड़ो, चलो रुक जाओ अब यहीं तक। ये इतना समझ में आ रहा है? अब 2 मिनट सब बच्चे देखो, ये देखो एक लाइन लिखी है, क्लोजिंग स्टॉक इट इज 80,000 मोर देन ओपनिंग। क्लोजिंग इज 80,000 मोर देन। तो इसका मतलब ये देखो, यहाँ देखना बेटा, यहाँ लिख दिया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, क्लोजिंग की जगह लिख दिया ओपनिंग प्लस 80,000। ओपनिंग से 80,000 ज्यादा है ना, ठीक है? परचेज आ जाएगी। तो अब ये देखो, ये आ गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस ओपनिंग माइनस 80,000 बराबर आ गया 22,50,000। तो हमने ओपनिंग से ओपनिंग कैंसिल कर दिया, 22,50,000 में 80,000 जोड़ दो, 2233। ये आ गई आपकी परचेज। और हमारी जो ये आई परचेज, वो भी टोटल। तो जो टोटल परचेज होती है ये बराबर होगी कैश परचेज प्लस
क्रेडिट परचेज के। तो अगर मुझे चाहिए क्रेडिट परचेज तो हम टोटल परचेज में से माइनस कर देंगे कैश परचेज। टोटल परचेज आई 23,30,000। कैश परचेज क्वेश्चन में दी थी, देख लो एक बार कितना, 2,30,000 माइनस कर दो 21 लाख आ गई क्रेडिट परचेज। अब इसको रख देंगे न्यूमरेटर में, वहां से ऊपर तो आंसर आ जाएगा। क्रेडिट परचेज 21 लाख हो गया। चलो अब आ जाओ यहाँ पे लिख लो, क्रेडिट परचेज की जगह 21 लाख, यहां से निकाल दो एवरेज क्रेडिटर, हो जाएगा 21 लाख डिवाइडेड बाई 10, 2,10,000। दो लाख दस हजार। तो पहली डिमांड पूरी कर दी हम लोगों ने, स्टॉक निकाल दिया। दूसरी डिमांड पूरी कर दी, क्रेडिटर निकाल लिया। अब आओ डेटर पे चलते हैं। पूरा चैप्टर बेटा ऐसे ही है, फॉर्मूला याद हो उसको अप्लाई करते चले जाओ। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, कॉपी हो गया सबका। लो इधर देखो जरा, सामने देखते जाओ। एवरेज स्टॉक आ गया, परचेज भी निकाली डाली हम लोगों ने, ठीक है। और ये एवरेज क्रेडिटर भी आ गया, परचेज अभी निकाली नहीं थी, 23,30,000, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ इस पे जरा दिमाग लगाते हैं, डेटर्स पे। तो ये देखो, डेटर टर्नओवर रेशियो दिया है 8 टाइम्स। शुरू करो। नंबर 3, डेटर टर्नओवर रेशियो मुझे दिया है, बताओ फॉर्मूला बताओ डेटर टर्नओवर रेशियो का। क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। तो ये मुझे दे रखा है बेटा 8 टाइम्स, और क्रेडिट सेल है कि नहीं अपने पास, है बेटा, टोटल सेल दिया है, ठीक। अच्छा ये देखो बेटा, टोटल सेल दी है 30 लाख की, कैश सेल उसका 25% है, तो जो बच गया क्रेडिट, अच्छा ये ठीक है, चलो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। आओ इसी के नीचे लिखो, टोटल सेल बराबर होगी कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल के। टोटल सेल अपने लोग को दे रखी है 30 लाख की। आगे देखो लिखा है कैश सेल इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल। अच्छा तो ये क्रेडिट सेल है और ये इसका 25% है, तो 0.25 ऑफ क्रेडिट सेल। बोलो बेटा हो जाएगा ना। चलो अब निकालो, 1.25 टाइम्स ऑफ क्रेडिट सेल बराबर 30 लाख। क्रेडिट सेल आ गया 24 लाख। 30 लाख डिवाइडेड बाई 1.25, दैट इज 24 लाख बेटा। और अगर इसको हम पुट कर दें ऊपर के फॉर्मूले में 24 लाख, तो यहां से इजीली हम निकाल सकते हैं एवरेज डेटर। एवरेज डेटर हो गया 3 लाख। 24 लाख डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 3 लाख।
चलो ये हो गया, आगे बढ़े। अब देखो क्या बचा है बेटा, ये हो गया, ये हो गया, हमने निकाल लिया, डेटर भी आ ही गया। चलो अब ये देखो, अब निकालना है एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज, तो आपको नहीं लगता क्रेडिटर टर्नओवर वाला फॉर्मूला लगेगा, डेज वाला, और इसमें कौन सा लगेगा, डेटर टर्नओवर वाला। चलो एक एक करके लगाते हैं, पहले इस पे आ जाओ। अब आइए, अगर मुझे निकालना है, हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ाया था आपको, एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज। और इसने कुछ बताया नहीं है कैसे कैलकुलेट करो, तो जिसमें मर्जी उसमें निकाल सकते हो, मंथ्स में, डेज में, जिसमें निकालना चाहो उसमें आप निकाल सकते हो। तो मैं मान लो डेज में निकाल दूं, डेज में अगर निकालें तो यहाँ आएगा 365 डेज। तो अब यहाँ से बेटा या इसी को ऐसे भी बोल सकते हो। तो अब आइए यहाँ से हम लोग अपना आंसर निकाल लेते हैं। हमें निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, अब ये देखो बेटा, सब बच्चे, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अभी अभी पढ़ाया था, 365 डेज अपॉन क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर। बोलो, अब बस एक मिनट और देख लेना, हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 365 डेज अपॉन क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। बोलो, अब इधर देखो सब बच्चे, तो ऐसे ना लिख दूँ 365 डेज, और ये सवाल में दिया हुआ था 10, दिया था ना, तो ये निकल के आ गया 36.5 डेज। यही तो भी हम लोगों ने किया था ना मैथमेटिकली। ठीक है, फिर से बताऊं, फिर से बताऊं। अरे बेटा ये बताओ, अभी आज क्या पढ़ा था, क्रेडिटर टर्नओवर का फॉर्मूला बताओ, पहला फॉर्मूला क्या बताया था, न्यूमरेटर में क्या आएगा, क्रेडिट परचेज, और नीचे क्या आएगा, एवरेज क्रेडिटर। इससे आंसर किस में आता था, नंबर ऑफ टाइम्स में। अगर मान लो डेज में चाहिए तो क्या करते थे, रिवर्स कर देते थे, एवरेज क्रेडिटर और अपॉन क्रेडिट परचेज, और इसी को मल्टीप्लाई करते थे 365 से। इसी को ऐसे नहीं लिखते थे 365 अपॉन, हम लोग लिखते थे क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर। इसी को लिख सकते हो 365 अपॉन ये जो चीज़ है, यही तो है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अब ये 365 है, ये अपने क्वेश्चन में दिया है 10, तो निकल के आ गया आंसर 36.5 डेज में। समझ में आया अब उसका क्या यूज था। ठीक है, चलो अब दूसरा निकालो, ये आ गया 36.5। अब ये बताओ एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। अब अगर तुम लोग समझ रहे हो तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, देखना जरा। एवरेज कलेक्शन पीरियड, बेटा बताओ ऐसे ना लिख दो 365 डिवाइडेड बाई DTR। बोलो समझ पा रहे हो, 365 DTR कितना है, 8। देखो कितना आएगा, 45.625। हाँ राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करोगे, नहीं तो सबसे अच्छा ये होता है, देखो अगर डेज में होल नंबर में आ रहा है तो डेज में निकालो, मंथ में आ रहा है तो मंथ में निकाल लो, वीक में आ रहा है तो वीक में निकाल लो, जिसमें सबसे इजी आ जाए। लेकिन जब आंसर देना तो डेज को राउंड ऑफ मत करना, पता नहीं कैसे चेक करेंगे, समझ आया ना। वैसे तो ये होता नहीं है, लेकिन ऐसे ही लिखोगे। अब बताओ, अब कुछ बचा कि हो गया सब। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, चलो बहुत आसान है। अगर इतना सबने कर लिया हो तो आगे बढ़ें। अब बताओ, कल वाली क्लास में सभी बच्चों ने पढ़ा था करंट रेशियो,
क्या होता है? अपॉन करेंट लाइबिलिटी। लो इधर देखो, आ गया आंसर। बेटा करेंट रेशियो कल सभी बच्चों ने पढ़ा था, करेंट एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटी, और ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखो अपना क्वेश्चन, इधर का 2.4 दे रखा है बेटा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2.4 इक्वल्स टू करेंट एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटी? 2.4 इक्वल्स टू करेंट एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, कल वाली क्लास में पढ़ाया था। बोलो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? नेट वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट माइनस। अब ये देखो, ये आपके क्वेश्चन में दे रखी है, पढ़िए। ये देखो लिखा है बेटा, हमारे पास ये वर्किंग कैपिटल कितनी दी है? 280। तो जब वर्किंग कैपिटल का लिखा होता है तो इसका मतलब होता है नेट वर्किंग कैपिटल। कल मैंने दो बताया था, ग्रॉस और नेट। कौन बताएगा ग्रॉस क्या होता था? ऑल करेंट एसेट टुगेदर आर नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। करेंट एसेट ओवर करेंट लाइबिलिटी इज नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये कितना है? 280। अब जरा एक मिनट बस यही देख लेना, इसके बाद लिखना। हर क्वेश्चन में बेटा ये ऐसे आता है। ये बताओ, अगर कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल 2,80,000 है, दिमाग लगाना, तो इसका मतलब करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी 2,80,000 है। बोलो, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, करेंट एसेट में से 2,80,000 घटा दें तो करेंट लाइबिलिटी आ जाएगी, आ जाएगी। तो ये देखो, ऐसे नहीं हुआ, जहां करंट एसेट है वहां करंट एसेट लिखा, जहां करंट लाइबिलिटी है वहां लिख दिया करंट एसेट माइनस 2,80,000। ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसे। ये होगा 2.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे करंट एसेट। 2.4 टाइम्स ऑफ करंट एसेट माइनस कितना आएगा? 280 इंटू 2.4, 672 बराबर करंट एसेट, एक तरफ कर लो, 1.4 करंट एसेट बराबर 672। तो करंट एसेट आ गया 4,80,000। अब यहीं से निकाल लो करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी थी करंट एसेट में से 280 माइनस कर दो। तो करंट एसेट जब आ चुका है 480 का, तो माइनस कर दिया 280, ये आ गया 2 लाख। डन। अच्छा देखो बेटा, जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, हम लोग फ्लो फ्लो में निकालते निकालते इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं। तो आप एग्जाम में ऐसे करना, देखो जिससे हम लोग को नंबर मिल जाए बढ़िया से। देखो कुल मिला के उसने पूछी है 8 चीज़ें, तो जब सवाल लगाना शुरू करो तो क्वेश्चन के पहले ही 8 लाइन छोड़ दो। समझा? अब जैसे यहाँ लिखा है, जो उसने पहले पूछा है वो आंसर इसी के सामने लिख दो, वर्किंग नोट नंबर दैट। समझ आ रहा है? फिर दूसरा आंसर वर्किंग नोट, मैं नीचे लिखवा रहा हूँ, आप उसको पहले लिख लेना, यही नंबर दे देना होगा, यही दे देगा, नीचे चेक करना होगा, करेगा। तो लिखो नीचे, आंसर आपको ऐसे देना है। अब ये सब तो कैलकुलेशन हो गई ना, तो इसका आंसर हो गया, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एग्जाम में इसको सबसे पहले लिखना है, और ये सब वर्किंग नोट है। अब जिस ऑर्डर में पूछा था उसी ऑर्डर में। एवरेज स्टॉक 375, देख लेना कुछ गड़बड़ होगा तो। परचेज 223, 2330। एवरेज डेटर 3,00,000, 23,30,000, ठीक। उसके बाद एवरेज क्रेडिटर कितना था? 21। फिर इसके बाद एवरेज पेमेंट पीरियड, ये आया था 36.5। एवरेज कलेक्शन पीरियड
क्या चीज़? ये कितना आया था? 45.625 डेज। फिर पूछा था करंट एसेट 480, और फिर पूछा था करंट लायबिलिटी। अब ऐसे एक जगह लिखोगे तो उसको भी चेक करने में आसानी होगी, फिर आगे देखना होगा तो। और सबका नहीं, यहाँ पे वर्किंग नोट डाल देना, वर्किंग नोट नंबर दिस, वर्किंग नोट नंबर दैट, समझ आए? वो जाके अपना चेक करेगा कैसे करना होगा। फटाफट लिखो, एक क्वेश्चन और करें। हो गया? चलो बेटा, एक क्वेश्चन मुझे और कराना है, लेकिन मुझे लग रहा है वो आप लोग खुद ही लगा लोगे, तो आप यहीं करोगे। या रुको, मैं दिखा रहा हूँ, देख लो जरा, पढ़ लो एक बार, अगर ठीक लगता है तो, नहीं तो मैं करवा देता हूँ। चलो, ये है 3A वाला क्वेश्चन, एक बार तसल्ली से पढ़ लो सब बच्चे, बिना जल्दबाजी के पढ़ लो, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है इसका। हम्म, हो जाएगा। अच्छा, अभी मैंने सारा आप लोग को पढ़ाया नहीं है, थोड़ा ही पढ़ाया है। इधर देखो, ये क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हुआ है लेटेस्ट, उसमें आया था 5 नंबर का। देखो, इसमें तुम लोग को दो चीज़ तो निकाल ही लोगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लोगे, करंट एसेट निकाल लोगे। एक वो वाला पढ़ाया नहीं मैंने, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जीपी रेशियो का फॉर्मूला बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। ठीक है, जीपी रेशियो। अब ये 5 नंबर का पहला सवाल था, 3 रेशियो खाली गिन के निकालने हैं। सब आता हो तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट सीधा आ जाएगा। फिर अभी मैंने वो सिखाया नहीं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आज पढ़ाएंगे। चलो अब इसको निकालते हैं। चलो ये कौन सा कर रहे थे आप लोग? 3। चलो 3A, जिसको खुद से लगाना है खुद से लगाओ, जिसको मेरे साथ करना है चलो शुरू करो, मैं सॉल्व। आओ पहले पढ़ लेते हैं। टोटल सेल ऑल क्रेडिट ऑफ द फर्म आर 640, ग्रॉस मार्जिन 15%। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रॉस मार्जिन 15% का मतलब जीपी रेशियो कितना है? 15% का है। और जब कहा जाए जीपी रेशियो तो हमेशा होता है सेल पे, क्योंकि जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। करंट रेशियो 2.5 का है, क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी? करंट एसेट अपॉन फर्म की करंट लाइबिलिटी दी है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक दिया है, कैश दिया है। अच्छा, अब हमसे कहता है डिटरमिन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री मतलब बेटा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, या इन्वेंट्री टर्नओवर का हम फॉर्मूला लगाने पा जाए तो उसमें एवरेज इन्वेंट्री अपने आप आ जाएगा बिना ओपनिंग क्लोजिंग के। याद आ रहा है? फिर कह रहे हैं, ये बता भी दिया इन्वेंट्री टर्नओवर, तब तो और आसान हो गया। आओ यहीं से शुरू करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर से। चलो क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन नंबर 3A, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला बता दो जल्दी से। न्यूमरेटर में क्या आएगा? COGS। डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेंट्री।
तो इन्वेंट्री टर्नओवर दिया है अपने लोग को कितना 5। और ये देखो बेटा सवाल में क्या लिखा है, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, ये लाइन क्या लिखी है, अज्यूम। तो आप 360 से ही लगाना है, नहीं कहेगा तो 365 से। तो ये हो गया 5 टाइम्स COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब आओ देखते हैं इसमें से कुछ निकल सकता है कि नहीं, निकल जाएगा। सेल दी है और ग्रॉस मार्जिन दिया है, COGS आ जाएगा। तो मैं फालतू में इसको लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेल माइनस GP अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सेल दी है बेटा 6,40,000 की और GP रेशियो है इसका 15% अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। फाइव। तो न्यूमरेटर में आ गया हम लोग का कितना, 544 अपॉन, या डायरेक्ट निकाल दो, एवरेज इन्वेंट्री अपॉन 5, कितना आया 100,800 कि 10,8800। पहला आंसर आ गया, देखो कितने आराम। खाली इसमें बस फॉर्मूले हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ सिलेक्टेड पे ही हैं। जल्दी करो फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये है वर्किंग नोट, ये हुआ वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 2 और पढ़ते हैं बेटा, और क्या दिया है, कह रहा है डिटरमिन एवरेज कलेक्शन पीरियड। जल्दी से मुझे फॉर्मूला बताओ एवरेज कलेक्शन पीरियड का, डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ। नहीं नहीं, एवरेज कलेक्शन पीरियड का 360 अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, क्योंकि 360 इसमें दिया है। तो आ जाओ जरा, तो अब यहां लिखेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर, अब देखते हैं इसमें दिया भी है क्या है कि नहीं। जिधर बेटा ले जाएगा वैसे ही आपको चलना पड़ेगा। अब इसमें डेटा टर्नओवर रेशियो नहीं दिया है, पूरा सवाल देख लो। हाँ, डेटा टर्नओवर रेशियो नहीं दिया है, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। अगर हम लोग ऐसे कर लें, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल लें, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, आज पढ़ा है, एवरेज डेटर अपॉन क्रेडिट सेल और इंटू 360। ठीक है, अब ये देखो बेटा 360 अपने पास है, क्रेडिट सेल शायद दी थी कितनी, 6,40,000। अगर एवरेज डेटर मिल जाए तो बात बन जाए। फंस गया क्वेश्चन यहीं पे आ गया, कोई बात नहीं। अब आओ दिमाग लगाते हैं, एवरेज डेटर कैसे निकलेगा। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, सब बच्चे बताओ क्या एवरेज डेटर बराबर होता है ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, ये होता है बेटा। अब जरा क्वेश्चन देखो अपना, ये देखो लिखा है ओपनिंग डेटर्स आर 80,000। ओपनिंग डेटर मुझे दे दिया उसने, बस क्लोजिंग डेटर और मिल जाए तो सवाल लग जाए।
क्लोजिंग डेटर और मिल जाए तो कुछ सवाल लग जाए। अब क्लोजिंग डेटर का ये देखो बेटा, देखो हमने इसको यूज़ कर लिया, हमने इसको यूज़ कर लिया, हमने ये अभी तक नहीं यूज़ किया। करंट लायबिलिटी दी है, करंट रेशियो भी दिया है, कहाँ दिया? अच्छा ये है, ठीक, बस उसी से आ गया बेटा। लो इधर देखो, वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4, जरा सब बच्चे बताओ करंट रेशियो का फॉर्मूला बताओ। करंट एसेट अपॉन, ठीक है, अब 1 मिनट मेरी तरफ देख लो, 1 मिनट मेरी तरफ देख लो सब बच्चे। देखो अगर मैं पूरा क्वेश्चन क्लीन कर दूं तो देखो, खूब ध्यान से बेटा देखना, करंट लायबिलिटी 96 की दी है, तो यहां लिख दिया 96, यहां लिख दिया 96। करंट रेशियो दिया है 2.5 का, और ये देखो ये हो गया 2.5 का। आपको नहीं लगता बेटा सब बच्चे, अब देखो अब ये की पॉइंट है, आपको नहीं लगता बेटा करंट एसेट में कैश आएगा, इन्वेंट्री आएगी और डेटर आएगा? इस सवाल के हिसाब से तीन ही चीज है ही, बोलो, लिखो। तो मैं करंट एसेट की जगह पे लिख सकता हूं कैश, इन्वेंट्री और एक क्या चीज था, डेटर। तो कैश अपने लोग को दे रखा है 16,000 का, इन्वेंट्री दे रखी है 48 की, यहां से आ जाएगा डेटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डेटर 1,76,000 और ये है क्लोजिंग डेटर, तो क्लोजिंग को ऊपर रख दो तो आ जाएगा एवरेज डेटर। दिस इज योर आंसर। हो गया? अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो पढ़ाना मुझे सब कुछ है, सब पे क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है? तो अब ऐसे कंबाइन कर करके बताएंगे। देखो इतनी क्लास लगा दी आपकी, प्रैक्टिकल करा दिया, अब जो आगे की क्लास लगेगी उसमें सारा थ्योरी है। कंबाइन करके पढ़ोगे तो बोर नहीं होगा, आराम से सवाल भी लगते रहेंगे, होता रहेगा, ठीक है? तो ये देखो कुछ ऐसे रेशियो कर लिए जिनसे क्वेश्चन लग गए, अब कुछ ऐसे करते हैं जो आगे चल के यूज होंगे। तो अब चलो लिखो अगला कंसेप्ट। अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास वो थ्योरेटिकल होगी। कल कहाँ तक लिखा था देखो, कौन सा रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या था? कैपिटल स्ट्रक्चर लिख लिया था, डेट इक्विटी और ये सब हो गया था ना। चलो अब आज लिखेंगे, कौन सा कंसेप्ट होगा बताओ जरा? 19, चलो लिखो कंसेप्ट 19। ऐसे हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, उसी में बीच बीच में ये भी। कंसेप्ट 19, इसका नाम है कवरेज रेशियो। कवरेज रेशियो, लिखो। कवरेज रेशियो की कवरेज है, पहला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, डेट
सर्विस कवरेज रेशियो, इतने सारे हैं। इनका डिसीजन रूल लिखो। हायर द बेटर। डिसीजन रूल है हायर द बेटर। इसी के नीचे लिखिएगा कवरेज रेशियोज, coverage ratios are always expressed in number of times. Coverage ratios are always expressed in number of times. चलो अब एक एक करके लिखवाता हूं। पहला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेटा, इसका फॉर्मूला है EBIT अपॉन इंटरेस्ट। अगला लिखो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, लिखिए अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। आखिरी में डेट सर्विस कवरेज रेशियो फॉर्मूला है अर्निंग अवेलेबल फॉर सर्विसिंग of debt divided by interest plus loan installment, where earning available for servicing debt बराबर होगा नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश आइटम like depreciation, loss on sale of asset plus interest. Plus interest.
हो गया? चलो अब सामने देखो। देखो अब ये याद कैसे करना है। टर्नओवर रेशियो को कैसे याद किया था? न्यूमरेटर क्या था, बाकी सब डिनोमिनेटर में गया था। ठीक है, अब देखो इसको भी याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब आप ही लोग बताओगे, वहीं से समझ में आ जाएगा। बोलो जरा। सेल में से माइनस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा? माइनस कर दिया फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आएगा? फिर बताओ, माइनस कर दिया इंटरेस्ट, क्या आएगा? ठीक है, फिर माइनस कर दिया टैक्स, क्या आएगा? फिर माइनस कर दिया प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या आएगा? अर्निंग फॉर इक्विटी। ठीक है, बस हो गया। अब मेरी तरफ देखो, सब बच्चे देखो, बताओ मुझे पहला रेशियो क्या पढ़ा है कवरेज रेशियो में? फॉर्मूला बताओ, कॉपी में देखो, बताओ। ये चलो यही मैं दिखाता हूँ, ये नहीं, नाम खाली देखो, ये क्या पढ़ा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यही है ना? पहला फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट। ध्यान से अब देखो, याद हो गया आपको तुरंत। देखो, इंटरेस्ट इसी में से तो दिया, तो ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये है फॉर्मूला। जो दिया वो डिनोमिनेटर, जिसमें से दिया वो न्यूमरेटर। डन। फिर देखो दोबारा से, प्रेफरेंस डिविडेंड, यहां वो देखो, प्रेफरेंस वाली डिविडेंड किस में से दिया है? अर्निंग आफ्टर टैक्स में से। तो ये हुआ न्यूमरेटर, और ये क्या हो गया? तो ये देखो फॉर्मूला, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। समझ आए? तीसरा क्या पढ़ा है? इक्विटी डिविडेंड। अब ये बताओ, ये जो इक्विटी वालों के लिए बचा है, इसी में से तो इक्विटी को डिविडेंड मिलेगा रिजर्व काटने के बाद। इसी में से रिजर्व बना लेते हैं ना, तो इसी में से मिलेगा। तो ये न्यूमरेटर और ये हो गया इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। डन। बोलो अब जल्दी से, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला फटाफट। EBIT अपॉन इंटरेस्ट। चलो अगला कौन सा पढ़ा था? प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। बोलो, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन, फिर बताओ, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, अर्निंग फॉर इक्विटी अपॉन। समझ आए बेटा? देखो रट नहीं पाएंगे हम लोग, ऐसे लॉजिकली याद करना होगा, मुझे खुद नहीं याद है। समझ आए ना? ऐसे लॉजिक से हम भी बना लेते हैं जो फॉर्मूला बनाना होता है। अच्छा, अब आखिरी में रह गया डेट सर्विस कवरेज रेशियो। देखो अब ऐसे, जरा बताओ, सब बच्चे बताओ, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये बताओ सब लोग, मैंने बेटा कोई लोन ले लिया, मान लो आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ये बिजनेस चलाने के लिए मैंने एक लोन ले लिया। तो लोन जब ले लेंगे तो उसकी EMI जाएगी, तो ये हो गई EMI। EMI में प्रिंसिपल होता है और इंटरेस्ट होता है, EMI लिख दिया नीचे, और EMI किसमें से जाएगी उसको लिखा ऊपर। ठीक है, अभी बाकी छोड़ो। नीचे क्या लिखा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या लिखा? जहां से EMI जाएगी। अरे यही तो चल रहा है, ऊपर कवरेज है और नीचे एक्सपेंस है। EBIT ऊपर था तो नीचे इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड ऊपर था तो सॉरी, प्रेफरेंस डिविडेंड नीचे था तो क्या था? अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं? कवरेज, और नीचे लिखते हैं उसका खर्चा। तो खर्चा ये है कि EMI जाएगी। बोलो बेटा। और जो बचेगा EMI के लिए, EMI उसी में से जाएगी। तो हमारा ये चैप्टर कहता है EMI जाएगी नेट प्रॉफिट में से। किस में से? तो न्यूमरेटर, अभी उसको मत देखना, जो मैं बता रहा हूं वैसे सुनो। तो न्यूमरेटर में क्या आया? बोलो, न्यूमरेटर में क्या आया? नेट प्रॉफिट। डिनोमिनेटर में क्या आया? EMI। EMI का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। EMI का मतलब, समझ आए? तो ये हुआ। अब बताओ फिर से, डेट सर्विस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला, न्यूमरेटर में क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। डिनोमिनेटर में EMI। ठीक है, अब मुझे एक एक करके बताओ, बताओ फटाफट जल्दी से। डेप्रिसिएशन खर्चा है कि नहीं है? डेप्रिसिएशन की क्या किसी को पेमेंट करनी पड़ती है? तो लेकिन जब मैंने नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो घट गया होगा, तो कमाया तो वो भी है, जोड़ लें, बिकॉज इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। बोलो बेटा। अब बताओ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कहां जाता है? PL में डेबिट या क्रेडिट? डेबिट में।
तो ये बताओ, जितने में एसेट बिकेगा उसी में बिक जाएगा ना, अलग से थोड़े ना हमें कोई पैसा देना होता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट का, तो उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो नेट प्रॉफिट में सारे नॉन कैश खर्चे जोड़ लेने हैं, क्योंकि ये खर्च ही नहीं हुए, वो बस खर्चा मान लिए जाते हैं। आप ही बताओ, डेप्रिसिएशन हम लोग लिख लेते हैं ना बेटा, कोई पेमेंट थोड़ी ना करनी, कभी पेमेंट होती तो कभी सुना होता आज तक क्रेडिटर फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिटर फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कभी सुना है? होता ही नहीं, तो खर्चा मान लिया गया है तो डेबिट किया जाता है। अब बताओ कवरेज रेशियो में, अब देखो पूरा क्रक्स, कवरेज रेशियो में न्यूमरेटर में आएगी कवरेज और नीचे आएगा खर्चा, ठीक है। अब बताओ इंटरेस्ट किस में से देते हो? फॉर्मूला क्या बना है इंटरेस्ट कवरेज का? प्रेफरेंस डिविडेंड का, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी डिविडेंड का, डेट सर्विसिंग कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। लॉजिक मैंने बताया आपको, क्यों नॉन कैश बेटा? क्योंकि ये खर्च नहीं होते, खाली लिखे जाते हैं, सवाल में ना हो तो नेट प्रॉफिट ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और डिवाइडेड बाय ईएमआई मींस, ठीक है। अब ये देखो, ये जो सवाल आया था एग्जाम में, पहला ही रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। पहला रेशियो क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला बताओ। अब देखो ऊपर, सबसे ऊपर 45 लाख का डेट है, उसका 12.5% निकालेंगे, क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी निकालो, नहीं लगेगा, नहीं पूरा पूरा नहीं पढ़ा है ना, ऐसे बता रहा हूँ। देखो कितने आसान होते हैं, बस चैप्टर पे अपनी रिदम रहे तो वहां से इंटरेस्ट आ जाएगा। और वो देखो एक लिखा है ऑपरेटिंग रेशियो, वो अभी पढ़ा है नहीं मैंने, ऑपरेटिंग, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसी में से ईबीआईटी आ जाएगा, अभी पढ़ा है नहीं आप लोग को। जैसे रखा आ गया आंसर, बाकी दोनों ऑलरेडी आपको आता है, जीपी रेशियो और करंट रेशियो वगैरह निकालना। समझ आए क्या बेटा? इंटरेस्ट, हम्म, हाँ जिसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, वही बता रहा हूँ बेटा, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना। अभी तो कुछ नहीं पढ़े हो, 1/3 भी नहीं पढ़े हो। नेट प्रॉफिट हम लोगों ने डेट सर्विस के लिए लिखा है ना, इंटरेस्ट के लिए थोड़ा ना लिखा है। ने, इसकी बात कर रहे हो? इसकी, ये इसके लिए लिखा है ना। हाँ प्लस इंटरेस्ट, ये क्यों ऐड किया? अच्छा ये जानना चाह रहे हो, ये इसलिए ऐड किया बेटा, आप ही बताओ डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1। अभी यहाँ हम लोगों ने बहुत डिस्कस भी नहीं किया, लेकिन तुम लोग को पहले से ही पता है, लॉ में पढ़ा है बाकी सारी चीजें। डेट इक्विटी रेशियो कितनी होनी चाहिए? 2 मिनट ध्यान से सुनना। डेट इक्विटी रेशियो ये होना चाहिए 2:1। अब इसका मतलब जानते हो? डिटेल में सुनो। देखो बचपन में क्या पढ़ा था? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बराबर, इसका मतलब अगर व्यापार करना है तो 1 रुपया अपनी जेब से लगाओ, 2 रुपए उधार लो, तब बिजनेस शुरू करो, सारे पैसे अपनी जेब से न लगाओ, ये हमारी पढ़ाई कहती है। समझ आई बात? देखो मैं उसका लॉजिक दे रहा हूँ, अब समझो। अब ये बताओ, जब लोन लोगे तो ब्याज नहीं दोगे, क्योंकि हमारा हमारी पढ़ाई बेटा कहती है कि सारे पैसे अपनी जेब के मत लगाओ एक जगह, कुछ पैसे बाहर से ले लो। तो अगर बिजनेस नहीं भी चला तो कुछ तुम्हारा नुकसान होगा, कुछ बाहर का नुकसान होगा, खुद के पैसे सारे मत लगाओ। तो जब हम लेंगे लोन तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा ना। समझा? इसलिए इंटरेस्ट ऐड कर लिया जाता है। अब इंटरेस्ट ऐड करने के पीछे लॉजिक क्या है? देखो मेरी तरफ, अगर लोन न लें तो इंटरेस्ट नहीं जाएगा। समझ आया? और ये 2:1 मेंटेन होना चाहिए। वो वाला चैप्टर याद करो, बाईबैक वाला, लंबा चौड़ा इस पे आता था कंसेप्ट, ठीक है। तो ये 2:1 मेंटेन। ई शॉप क्या होता है फटाफट बताओ? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है सस्ते दाम पे शेयर। तो आजकल नहीं होता प्रैक्टिकली, न्यूज़ वगैरह में मतलब है, कोई करना नहीं चाहता। एक टाइम पे बहुत इसका ट्रेंड चला था। अब क्यों? ये देखो, जब कम दाम पे शेयर इशू करोगे, इक्विटी बढ़ेगा, बोलो।
तो या तो लोन लो, लोन नहीं लोगे तो ये 2:1 मेंटेन नहीं रहेगा ना। फिर किसी भी कंपनी के बारे में कोई भी अपनी राय देगा तो कहेगा कि इनको डेट इक्विटी रेशियो नहीं ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, ई शॉप अवॉइड करते हैं। कहानी समझ में आई क्या है? तो इसलिए इंटरेस्ट ऐड किया। अब बताओ इंटरेस्ट क्यों ऐड किया? क्योंकि हम लोग की पढ़ाई में क्या लिखा है, हम लोग के कॉन्सेप्ट्स में लिखा है कि व्यापार करो तो बाहर के पैसों से भी करो, अपना घर का पैसा पूरा मत लगाओ। तो जब बाहर से पैसे लेंगे तो ब्याज देना पड़ेगा, तो इसीलिए वो, लेकिन कमाया तो वो भी है ना। ये ऐड करने के पीछे लॉजिक ये है, देखो हमने नेट प्रॉफिट कमाया, बोलो बेटा, और मान लो डेप्रिसिएशन काटने के बाद आया तो डेप्रिसिएशन भी तो कमाई थी, और ये जो ब्याज दिया ये भी कमाया, तो कमाया तो टोटल इतना है ना। इसलिए ऐसे होता है। चलो अगला लिखो जरा, कौन सा होगा कंसेप्ट नंबर 20? छोटा सा रेशियो लिख लो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, बताओ कितने प्रॉफिट होते हैं, पढ़ा चुका हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला जीपी अपॉन सेल, नेट प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट अपॉन सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ईबीआईटी अपॉन सेल। लिखो, फ्रॉम सेल पॉइंट ऑफ व्यू, जीपी रेशियो ऑपरेटिंग, एक लाइन छोड़ के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अभी जो क्वेश्चन दिखाया था एग्जाम वाला उसमें यही वाली रेशियो थी, नेट प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंस रेशियो। इसका तो फॉर्मूला हो गया ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, ये हो गया ईबीआईटी अपॉन सेल, ये हो गया नेट प्रॉफिट अपॉन सेल, कल पढ़ा था। और एक्सपेंस रेशियो करेंगे कल, एक्सपेंस बहुत सारे होते हैं।